Hello students, let's see 2.3.2 estimation of very small distances. In our last lecture we already seen measurement of very large distance with the help of parallax method. Now we will see estimation of very small distances. Very small distance means such a size of molecule. We know that size of molecules is very small. Okay, so to measure the size of molecules, such as molecules of, we can say take any molecules, let's take molecule of oxygen और हाइड्रोजन, आप कोई भी मोलिक्यूल ले सकते हो. ठीक है, तो ये सब मोलिक्यूल्स की साइज जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁻⁸ मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में होती है. ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कोई मेथड जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, डायरेक्ट मेथड. ठीक है, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर्स देखा था, स्क्रू गेज देखा था, स्फेरोमीटर देखा था, तो हमने उसमें स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट देखा था. उसका लिस्ट काउंट था 10⁻⁵ मीटर. ठीक है, तो हम लोग स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर की हेल्प से ज्यादा कितना स्मॉल मेजर कर सकते हैं, 10⁻⁵ मीटर तक स्मॉल मेजर कर सकते हैं. उससे भी स्मॉल मेजर करना है तो वर्नियर या सिमिलर कोई इंस्ट्रूमेंट है, स्क्रू गेज है या स्फेरोमीटर है, वो सब इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकते. ठीक है, तो इन दैट केस क्या यूज करेंगे, कैन वी यूज माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. क्या हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं? सो लेट्स सी. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते, उसका भी रीजन है. क्या रीजन है, चलो वो देखते हैं. क्यों ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते? बिकॉज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट. ठीक है, that uses visible light and wavelength of visible light is from 4000 angstrom to 7000 angstrom. Okay, so we can say an optical microscope uses visible light to investigate a system which is under the investigation, and light has wave like feature which will you learn in a standard 10. Okay, आप स्टैंडर्ड 12 में देखोगे कि जो लाइट है उसके वेव लाइक नेचर होता है, उसका लाइट का नेचर कैसा जो होता है, वेव जैसा होता है. ठीक है, तो जैसे कि लाइट का नेचर वेव जैसा होता है. ठीक है, तो लाइट है उसकी हेल्प से हम लोग कहाँ तक रिजॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि लाइट का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो विजिबल लाइट यूज करता है और उसकी वेवलेंथ यहाँ तक है 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम. तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहाँ तक रिजॉल्व कर सकते हैं, अप टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, बिकॉज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, तो आप देख सकते हो ये 10 to 3 है और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 ये हो गया 1000 यहाँ पे, तो मतलब 10 to 3, 1 एंगस्ट्रॉम का आप लिख सकते हो 10⁻⁻10. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, पावर है आपका +3 -10, तो आपके पास पावर बचेगा 10⁻⁷. तो ये कितना बचा, 4 × 10⁻⁷. सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, 7 × 10⁻⁷. तो उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 4 × 10⁻⁷ से 7 × 10⁻⁷ मीटर तक उसकी रेंज है. यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कहाँ तक रिजॉल्व कर सकते हैं, अप टू वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय यूजिंग दी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ मीटर. So we cannot resolve a size of molecule with the help of optical microscope, because over here you can see that size of molecule is smaller than this, okay, which is 10⁻⁸ meter to 10⁻⁻10 meter. इससे भी छोटा है तो हम लोग यूज नहीं कर सकते. तो we can say that by using a optical microscope we cannot resolve a particle with a resolution, or you can say with a size smaller than 10⁻⁷ meter. जो पार्टिकल की साइज स्मॉलर देन 10⁻⁷ मीटर है उसको हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से रिजॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसकी लिमिटेशंस थी. क्यों लिमिटेशंस थी, क्योंकि वो विजिबल लाइट यूज कर रहा था और उसकी वेवलेंथ 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर में है. ठीक है, तो वही माइक्रोस्कोप में मैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है यहाँ पे वो विजिबल लाइट यूज करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. लेकिन अगर मैं विजिबल लाइट की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन बीम यूज करता हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, आप चलो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस द इलेक्ट्रॉन बीम. उसमें क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम है, ठीक है,
उसको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा ऑन दिस सिस्टम विच इज अंडर द इन्वेस्टिगेशन। आप जो भी सिस्टम या जो भी पार्टिकल को रिजोल्व करना चाहते हो उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉन बीम यूज होता है। सो दैट बीम is focused on the system which is under the investigation properly by using combination of electric field and magnetic field। ओके तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपरली है वो डिजाइन करके क्या करना है, फोकस करवाना है। किसके ऊपर फोकस करवाना है, वो पार्टिकल जिसको आप रिजोल्व करना चाहते हो। ठीक है, सो ओवर हियर वी कैन से instead of visible light we can use electron beam, and that electron beam is focused properly okay on the system which is under the investigation by properly designed electric field and magnetic field। okay so जैसे ही ये आप कंसेप्ट देखते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, उसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन बीम को वो पार्टिकल के ऊपर कैसे प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट कॉन्सेप्ट वी विल लर्न डिटेल इन आवर 12th चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे हम लोग एक थियरी देखेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर, और देखेंगे कि कैसे कोई पार्टिकल यानी कि जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको प्रॉपरली फोकस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग अभी इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट क्या यूज करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन बीम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इलेक्ट्रॉन हैज आल्सो वेव लाइक फीचर। इलेक्ट्रॉन के भी फीचर कैसे है, वेव लाइक फीचर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फीचर वेव जैसा है, लाइट का फीचर भी वेव जैसा है। तो ये कैसे आया, ये भी हमारा 12th में कॉन्सेप्ट आएगा, पूरा चैप्टर है ड्यूल नेचर। ओके, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है कि जो लाइट है उसका नेचर भी वेव जैसा है, और इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है उसका नेचर भी कैसा होता है, वेव जैसा होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की कि अभी इलेक्ट्रॉन का नेचर किसके जैसा है, वेव जैसा है। सो इट्स आल्सो हैव सम रिजोल्यूशन लिमिट, इसके रिजोल्यूशन भी कुछ लिमिट की है। उसका रिजोल्यूशन की लिमिट क्या है वो देखते हैं। सो वेवलेंथ ऑफ सच इलेक्ट्रॉन इज फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कहाँ कितनी है, फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम। ओके, सो सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद अ रिजोल्यूशन 0.6 एंगस्ट्रॉम। आप देख सकते हो ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये पूरा 1 एंगस्ट्रॉम नहीं है, फ्रैक्शन है 1 एंगस्ट्रॉम का। सो अब तक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिल्डअप हुए हैं, ठीक है, वो बिल्डअप कहाँ तक हुए हैं, अप टू 0.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो आप देख सकते हो 0.6 एंगस्ट्रॉम मतलब मैं लिख सकता हूँ 0.6 इंटू 10⁻⁻10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे आएगा 6 इंटू 10⁻9 मीटर। तो आप देख सकते हो कि इसका जो ऑर्डर है रिजोल्यूशन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को 10⁻9 मीटर का है। ठीक है, और मुझे जो रिजोल्व करना है वो कौन सी साइज का होता है, 10⁻8 मीटर टू 10⁻10 मीटर होता है साइज ऑफ मोलिक्यूल। सो वी कैन से we can resolve atoms and molecules of size 10⁻8 meter to 10⁻10 meter with the help of this electron microscope. So we can say this electron microscope almost resolve this size of atoms or molecules, almost resolve, not completely resolve। okay, completely resolve करना है तो अभी recently एक scanning tunneling microscopy डेवलप हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो with the help of tunneling microscopy एक और माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ है जो रिसेंटली यूज होता है, जिसको बोलते हैं STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है उसका रिजोल्यूशन कितना होता है, 0.1 नैनोमीटर होता है। अभी नैनो मतलब 10⁻9 मीटर होता है। तो अगर यहाँ पे 0.1 इंटू 10⁻9 को सिंप्लीफाई करें तो आपका कितना होगा, 10⁻10 मीटर, मतलब ये हो गया 1 एंगस्ट्रॉम। अब 10⁻10 मीटर है, तो आप देख सकते हो इसकी हेल्प से मैं एटम और साइज को क्या कर सकता हूँ, कंप्लीटली रिजॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, सो वी कैन यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप and scanning tunneling microscope. This is the scanning tunneling microscope STM to resolve atoms or you can say molecules of size in between 10⁻8 meter to 10⁻10 meter. Okay, now let's see one another method to estimate the size of molecule. Over here we done one practical. Now we measure the size of molecule of oleic acid. चलो तो देखते हैं कि ओलिक एसिड है उसके मॉलिक्यूल्स की साइज कैसे मेजर करनी है।
let's see estimation of very small distances, or you can say estimation of size of molecules. Okay, so over here we are measuring size of molecules of oleic acid. Okay, so question arise in your mind is what is oleic acid. Oleic acid क्या होता है कि oleic acid is nothing but one type of soapy solution, एक टाइप का soapy solution होता है made up from the soap, and size of molecules of this soapy solution, or you can say size of molecules of oleic acid is of order 10 to -9 मीटर. मतलब कि उसके जो molecules की साइज होती है, डायमीटर होता है, वो कितने ऑर्डर का होता है, 10 to -9 मीटर के ऑर्डर का होता है. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, एक वाटर सरफेस के ऊपर हम लोग एक मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्म करवाएंगे. किसका, ओलिक एसिड का. मोनोमोलिकुलर लेयर मतलब क्या होता है कि हर एक लेयर में कितने, एक मोलिक्यूल होगा. तो आप देख सकते हो लेयर है उसमें एक ही मोलिक्यूल है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब मोलिक्यूल ये लेयर में कितने हैं, 1 है. ठीक है, तो इन दैट केस जो लेयर की थिकनेस होगी वो आप देख सकते हो यहाँ पे मोलिक्यूल का क्या हो जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, यानी कि उसकी साइज हो गई. ठीक है, सो यहाँ पे थिकनेस ऑफ मोनोमोलिकुलर लेयर आई कैन से इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ molecule, or you can say it is equal to size of molecule. So we have to form monomolecular layer on a water surface first, and we then after we will measure the thickness. तो ये कैसे मेजर करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो वो देखते हैं. ये मोनोमोलिकुलर लेयर बनाना है वाटर सरफेस पे ऊपर, एक ऐसा लेयर जिसमें हर एक लेयर में कितने मोलिक्यूल है, एक ही मोलिक्यूल होना चाहिए. ठीक है, सो फॉर इट यहाँ पे क्या करेंगे, we will take 1 centimeter cube of oleic acid, and then we will dissolve that 1 centimeter cube oleic acid in a alcohol to make total solution 20 centimeter cube. तो सोचो 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लिया, उसको अल्कोहल में डिसॉल्व करना है. ठीक है, और क्या करना है, टोटल 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है. तो आपने अल्कोहल कितना लिया, 90 सेंटीमीटर क्यूब लिया. ठीक है, तो आप देखो ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो ओलिक एसिड होगा वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, टोटल 20 पार्ट में डिवाइड हो गया. तो उसका प्रोपोर्शन रेट यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 1:20 हुआ. अब देखो ये सॉल्यूशन जो मिला उसमें से वापस क्या करना है, टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन, वापस उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन उठा लिया और उसको वापस अल्कोहल में क्या किया, डाइल्यूट किया, डिसॉल्व किया, टू मेक वंस अगेन अनदर 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन. ओके, तो आप देखो आपका जो प्रोपोर्शन रेट था वो 1/20 था. आपने एक ड्रॉप लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का, उसमें ओलिक एसिड का प्रोपोर्शन रेट कितना था, 1/20. मतलब आपने एक ड्रॉप जो लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का, उसको अनदर अल्कोहल में क्या किया, आपने डाइल्यूट किया, टू मेक अनदर 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन. तो अभी टोटल सॉल्यूशन में जो अभी ये टोटल जो सॉल्यूशन है पूरा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ओलिक एसिड का, आपका 1/20 पार्ट था ओलिक एसिड का, वो आपने वंस अगेन क्या किया, 20 सेंटीमीटर क्यूब अनदर सॉल्यूशन बनाया, एक ड्रॉप उठा के 1 सेंटीमीटर क्यूब का. तो आपका टोटल कितना हो गया, वी कैन से 1/20 डिवाइड बाय 20 वंस अगेन. सो ये टोटल हो गया आपका 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. मतलब अभी जो नया सॉल्यूशन बना उसके हर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड का प्रोपोर्शन कितना होगा, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब होगा. वंस अगेन क्या किया, सबसे पहले क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या करना है, ओलिक एसिड है उसको डाइल्यूट करना है अल्कोहल में, और टोटल 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है. तो अभी जो ये सॉल्यूशन बना उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ओलिक एसिड का कितना होगा, 1/20 कितना होगा. अब वापस उसमें से वो सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब उठाना है और उसको वापस अल्कोहल में डिसॉल्व करना है और वापस टोटल 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है. तो आपका जो 1/20 प्रोपोर्शन रेट था ओलिक एसिड का, उसको अनदर 20 सेंटीमीटर क्यूब हमने अब सॉल्यूशन बनाया. तो आपका जो टोटल ओलिक एसिड का प्रोपोर्शन रेट हुआ वो कितना हुआ, 1/20 डिवाइड बाय 20 वंस अगेन. सो वी कैन से 1/400 सेंटीमीटर क्यूब मिला ओलिक एसिड का. ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में अभी जो नया सॉल्यूशन बना है फाइनल, उसके हर एक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में, सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में ओलिक एसिड कितना होगा, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब जितना होगा. ठीक है, अब क्या करना है, टेक अ
one trough, okay, which is filled with water, okay. Then after, sprinkle some lycopodium powder on the surface of water. एक यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, we sprinkle some lycopodium powder on a surface of water which is filled in a trough. तो ये lycopodium powder क्या होता है? It is a yellow tan colored dust like powder which is highly inflammable, okay. But over here what lycopodium powder does, यहाँ पे उसका क्या यूज है, क्या हाईली फ्लेमेबल है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, या कोई कलर के लिए यूज करेंगे, नो. दिस lycopodium powder works as a insulation over here, it works as a insulator, one type of insulator. तो जैसे कैसे यहाँ पे हम लोग ने वाटर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइकोपोडियम पाउडर का यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा वेरी थिन. तो जैसे ही आपने यहाँ पे वाटर सरफेस के ऊपर स्प्रिंकल किया तो यहाँ पे समझ लो ये लाइकोपोडियम पाउडर का एकदम थिन लेयर बन जाएगा. ये क्या करेगा, ये वाटर को ओलिक एसिड से सेपरेट करके रखेगा. इट वर्क्स एज अ इंसुलेटर ओवर हियर. नाउ जैसे ही हम लोग यहाँ पे मैंने जो फाइनल सॉल्यूशन बनाया है, वो सॉल्यूशन में जैसे ही हम लोग एक ड्रॉप यहाँ पे वाटर पे डालते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा जो ड्रॉप है वो क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है. सो व्हेन ओलिक एसिड ड्रॉप ओवर हियर ऑफ, और यू कैन से ओलिक एसिड सॉल्यूशन जो आपको मिला था, ठीक है, जिसमें आपका ओलिक एसिड का प्रोपोर्शन रेट कितना था, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब था. उसको जैसे ही उसका ड्रॉप यहाँ पे स्प्रेड करते हो तो ये स्प्रेड करने के बाद क्या होता है, इट विल फॉर्म वन थीन large and roughly circular film of monomolecular thickness, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, वो जो लेयर बनेगा उसकी थिकनेस होगी मोनोमोलिकुलर, मतलब हर एक थिकनेस, मतलब यहाँ पे बोल सकते कि हर एक लेयर में एक मोलेक्यूल होगा, ठीक है, उसकी उतनी थिकनेस होगी. तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आपने ड्रॉप डाला, वो सॉल्यूशन का जो ड्रॉप है वो क्या करता है, यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर है वो ओलिक एसिड और वाटर को मिक्स नहीं होने देता. मतलब भी हम वो बोल सकते हैं कि लाइकोपोडियम पाउडर वर्क्स एज अ इंसुलेटर फॉर दिस वाटर एंड ओलिक एसिड. क्यों ऐसे यूज किया, क्योंकि अगर ये ओलिक एसिड आपने जो लेयर बनाना था वही मिक्स हो गया तो लेयर फॉर्म ही नहीं होगा, मेजर कैसे करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे ये लेयर बनाने के लिए ये जो ओलिक एसिड है वो इसके वाटर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए. तो उसी लिए क्या करते हैं, वाटर के सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर है उसको क्या कर देते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर की एक फिल्म बन जाती है, ठीक है. फिर जैसे ही आप ये ओलिक एसिड ये सॉल्यूशन का ड्रॉप यहाँ पे स्प्रेड करोगे, डालोगे यहाँ पे, तो एक थीन लार्ज और रफली सर्कुलर फिल्म बनाएगा, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, मोलिकुलर थिकनेस, मतलब हर एक लेयर में कितने, एक मोलिक्यूल होंगे और ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, ठीक है. तो अब जैसे ही ये मुझे थिन फिल्म बन गई यहाँ पे, तो मैं उसका डायमीटर मेजर कर सकता हूँ. तो डायमीटर के ऊपर से मुझे रेडियस मिल जाएगा. वंस अगेन थिन फिल्म के डायमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. तो डायमीटर के ऊपर से रेडियस मिल जाएगा. अब ये रफली सर्कुलर फिल्म बना है, तो अगर रेडियस मिल गया तो आपको एरिया भी मिल जाएगा πr², ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे मुझे एरिया मिल गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका जो सर्कुलर एरिया बनेगा वो एरिया मुझे मिल गया इसका फिल्म का, ठीक है. अब देखो सपोज यहाँ पे मैंने एन ड्रॉप्स ड्रॉप किए हैं, ठीक है. यहाँ पे सपोज मैंने जो सॉल्यूशन है उसके एन ड्रॉप्स ड्रॉप किए हैं, ठीक है, और हर एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है, v जितना है. तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, एन वी जितना. अब एक ड्रॉप का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो टोटल ड्रॉप्स एन ड्रॉप्स है, तो एन ड्रॉप्स का कितना होगा, एन 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है. अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लॉजिक यूज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में आप देख सकते हो पर सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड कितना था, इतना था. मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में ओलिक एसिड 1/400 सेंटीमीटर क्यूब था. तो यहाँ पे कितने हमने एन ड्रॉप्स डाले जिसका वॉल्यूम एन सेंटीमीटर क्यूब है, तो उतने वॉल्यूम में ओलिक एसिड का प्रोपोर्शन रेट कितना होगा, तो ये होगा एन वी इंटू 1/400 सेंटीमीटर क्यूब. ये मुझे मिल गया वॉल्यूम.
तो ये थिकनेस यहाँ पे फिल्म बनी है, उसका वॉल्यूम मिल गया मुझे, उसका एरिया मुझे पता है। तो अभी एरिया क्या होता है और उसके साथ थिकनेस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। मतलब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू थिकनेस। ओके, तो इसका एरिया हमने डायमीटर मेजर करके निकाल लिया है, वॉल्यूम मुझे यहाँ पे पता चल गया। तो थिकनेस को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो थिकनेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपन एरिया। ओके, तो वॉल्यूम आपके पास है NV/400 रख दिया, एरिया ऑफ फिल्म यहाँ से ए निकाल लेते हैं, तो ये हो गए थिकनेस इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो फिल्म बनी है उसकी थिकनेस मोनोमोलिकुलर लेयर जितनी है तो वो किसके इक्वल होगा, साइज यानी कि डायमीटर ऑफ मोलिकुलर के इक्वल होगा। और ऐसे हम लोग ओलिक एसिड के जो मोलिक्यूल है उसकी साइज फाइंड आउट कर सकते हैं।